हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी, जिसका नाम है एयर। एयर का मतलब हवा, वायु। ओके, तो आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो भी पहलू हो सकते हैं उन सारे पहलुओं को इस चैप्टर में जो जिस तरह से दिया गया है उसको देखेंगे। तो एयर के बारे में सबसे पहले देखें तो एयर क्या है, तो कह सकते हैं आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर है ना, आप जैसे महसूस करते हैं, चलती हुई हवा होती है, जो विंड होती है उसे महसूस करते हैं। तो ये जो चलती हुई विंड है या फिर जो रुकी हुई विंड है, इसका एक पूरा ब्लैंकेट बना हुआ, मतलब एक पूरी तरीके से एक आवरण है, एक चारों तरफ से, पृथ्वी के चारों तरफ इसका फैलाव है और ये फैलाव पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, ढके हुए हैं। ओके, तो इस प्रकार के एयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, तो हमारा अर्थ जो कि चारों तरफ से ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर से ढका हुआ, जिसे कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अच्छा, ये तो बात रही एटमॉस्फेयर की। अब समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आखिर उसका कंपोजिशन क्या है। तो उसके लिए हमें ये वाला फिगर ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये हमने बनाया है अर्थ के चारों तरफ का एक हिस्सा। ओके, और इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि इसमें कौन कौन से एयर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। हालांकि जो प्रोमिनेंट, मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर है, उन्हीं को इसमें दर्शाया गया है। जो बहुत ही कम मात्रा में, उनको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया और उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एयर जो गैस में मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या नाम है? नाइट्रोजन गैस। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में 78% मिलती है, सबसे ज़्यादा मिलती है। ओके, सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन, जो कि 21% हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है। तो ये दोनों गैसेस सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है हमारे वायुमंडल में, तो हम कहेंगे आर्गन है, जो कि 0.93% पाई जाती है। देन चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03 और आगे 93 करके ऐसे है, तो मान लीजिए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस हमारे वायुमंडल में है। उसके बाद जो बाकी गैसेज होती हैं वो गैसेज आपकी 0.04% में आ जाती हैं। और इसके साथ साथ इस वायुमंडल में आपको ढेर सारे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी मिलते हैं, तो ये भी मिल करके पूरे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन तो काफ़ी मात्रा में है और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही कम मात्रा में, उसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बड़ा योगदान होता है। तो ये चीज़ आप देख रहे होंगे। इस चीज़ को ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे कि कम मात्रा में होने के बावजूद भी किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सारी गैसेस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन गैस की। तो नाइट्रोजन गैस हम, जैसा कि हमने कहा कि नाइट्रोजन गैस जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्लेंटीफुल गैस है। एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है। और प्लांट्स जो होते हैं दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड नाइट्रोजन फॉर दियर सर्वाइवल। देखिए, जो हमारे धरती पर जो भी प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है उनके ग्रोथ के लिए। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम उनके सामने ये होती है दैट दे कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, कि हवा में उपस्थित जो 78% नाइट्रोजन है उसको वो डायरेक्टली अपने यूज़ के लिए नहीं ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है प्लांट्स के लिए। तो फिर इसके लिए क्या होता है, तो एक बैक्टीरिया होती है जो क्या करती है, that live in the soil and roots of the some plants take nitrogen from the air and change its form so that plant can have it। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक बैक्टीरिया होता है। अभी बैक्टीरिया कौन सा होता है इसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इस बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया होती है जो प्लांट्स को हेल्प करती है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेने में। ओके, तो उस बैक्टीरिया का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, ये सॉइल में या फिर प्लांट्स के रूट में रहती है और ये एयर से नाइट्रोजन को लेने में प्लांट्स के लिए मददगार होती है। मतलब कि ये नाइट्रोजन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से
वो जो दूसरा बदला हुआ जो फॉर्म है, जो बदला हुआ रूप है, उस रूप को जो प्लांट्स होते हैं वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। तो बैक्टीरिया का नाम बताएं कमेंट में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत सी बातें आपको पहले से पता होंगी। देखिए, ह्यूमंस और जो एनिमल्स, ये दोनों जो होते हैं, ये क्या करते हैं, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। जब जब ह्यूमन या फिर एनिमल ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा अपने बॉडी में ले जाते हैं। ओके, और फिर जब वो सांस बाहर छोड़ते हैं तो ज़्यादातर मात्रा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो इसलिए जीवन एक रक्षक जो गैस है, वो उसे हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन है। हमें जिंदा रहने के लिए जो गैस इंपॉर्टेंट है, वो गैस है ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि अपना खाना बनाते हैं। जो पेड़ होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, और उसी दौरान ये CO2 लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और O2 मतलब कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है, और ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% कांस्टेंट रहता है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप पेड़ को काट देते हैं। जब पेड़ को काट देंगे तो क्या होगा कि जो पेड़ों की संख्या है वो कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन जिस मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए था उस मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से जितनी मात्रा में एनिमल और ह्यूमंस को ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा। तो फिर यही है कि यहाँ पर जीव जंतु मनुष्यों में समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इस वजह से पेड़ लगाना बहुत ही आवश्यक है। आप भी अपने जीवन में पेड़ लगाया करिए। ओके, आइए, अभी तुमने देख लिया ऑक्सीजन का, अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? देखिए, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। हमने कहा ना कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस समय जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 का इस्तेमाल करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी में, और उसके रिजल्ट में क्या देते हैं, वो रिजल्ट में देते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज किया जाता है पेड़ों के द्वारा फूड बनाने के लिए, और वो फिर उस समय रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ये बात हम जानते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। देखिए, हमने कहा कि जो ह्यूमन और एनिमल होते हैं ये जब ब्रीद आउट करते हैं, मतलब सांस बाहर निकालते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन कर लेता है? प्लांट्स कर लेते हैं अपना भोजन बनाने में। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? इस तरह से बैलेंस तो बना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती तब है जब जो आपका एटमॉस्फेयर है, ओके, जिसमें कि ह्यूमन और एनिमल्स ये लगातार CO2 छोड़ रहे हैं, लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कई मात्रा में, कई तरीके से, कई रूप से, जैसे ट्रांसपोर्ट की वजह से, जो ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे जो गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियाँ भी क्या करती हैं? CO2 का एमिशन करती हैं। ओके, ढेर सारे तरीके से फैक्ट्रीज वगैरह से, इंडस्ट्रीज से, ओके, स्मोक निकलते हैं तो CO2 का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है ह्यूमंस के द्वारा सांस लेने के अलावा, उससे भी CO2 की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में पहुंचती है। तो होता क्या है कि CO2 की मात्रा लगातार बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक बैलेंस फॉर्म में सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल से निकलना चाहिए था, वो अब और सोर्सेज से भी निकल रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एक जो बैलेंस है वो बैलेंस बिगड़ता है, और CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, और CO2 बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ये कैसे होती है इसको हम आगे समझेंगे। ओके, अब देखिए, इसको ध्यान से समझना है, बहुत ही खास बातें इसमें दी गई हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अभी आपको लग रहा होगा ग्रीन हाउस बहुत ही गलत बात है, बहुत ही खतरनाक बात है हमारे जीवन के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन हाउस अच्छी बात है, लेकिन वो एक हद तक अच्छी बात है। अब जैसे समझते हैं इस बात को कि क्यों अच्छी बात है। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमारा जो अर्थ है ये दिन में क्या करता है? ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये सन है, ये क्या किया, इसको सन से सूर्य की किरणें आई, इंसुलेशन आया, और इसने अर्थ को क्या किया, गर्म किया दिन भर। अब दिन भर गर्म किया, उसके बाद मान लीजिए जैसे ही रात होगी, शाम, मतलब सब सूर्य की किरणें हट जाएंगी, शाम होना स्टार्ट होगी, तो ये जो अर्थ ने जो एब्जॉर्व किया है ना हीट दिन भर का, वो उसको क्या करेगी, रेडिएट करेगी, मतलब वापस छोड़ेगी एटमॉस्फेयर में। ओके,
तो अब मान लीजिए एक पल के लिए फर्ज करिए कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं रहता, हमारे पास वातावरण अगर नहीं रहता, हमारे पास वायुमंडल नहीं रहता, वायुमंडल, हमारे पास अगर वायुमंडल नहीं रहता, तो ये जो हम इसका जो एनर्जी जो हीट रेडिएट कर रहे हैं ना, वापस जो पृथ्वी हीट वापस छोड़ रही है, ये हीट पता है आपका निकल जाता स्पेस में, मतलब बाहर स्पेस में चला जाता। और इसका परिणाम क्या होता कि जो अर्थ है ना, ये लगातार रेडिएट करेगी हीट को, तो अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी रात में, और इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस अर्थ पे कई जगहों पे टेम्परेचर, मैक्सिमम जगहों पे टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाएगा। तो आप क्या महसूस करेंगे, दिन में सूर्य की रोशनी की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्म, और रात में पूरी तरीके से हीट का रेडिएट हो जाने की वजह से अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे रहना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मून पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ही ठंड होती है मून पे। ओके, बिल्कुल बर्फ भी नहीं पड़ती, बहुत ही ठंड होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर रहना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे देखिए जो CO2 गैस है ना, वो आती है पिक्चर में, अब बहुत ही हेल्प करती है। क्या करती है, अब ये चूँकि एक आवरण है चारों तरफ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ पे इस आवरण में क्या गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, जिसमें कि CO2 गैस भी है। तो होता क्या है कि जो सन से जो एनर्जी आती है, जो हीट आता है, वो आप देखेंगे कि शॉर्ट वेव फॉर्म में आती है, लेकिन जब अर्थ रिलीज करती है उसी हीट को, तो ये लॉन्ग वेव फॉर्म में रिलीज करती है। तो होता क्या है कि जो CO2 गैस है ना, ये अर्थ पर सन से जो किरणें आ रही हैं उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब सन से आने वाली किरणें इस वायुमंडल को पार कर सकती हैं। लेकिन जब अर्थ वापस रेडिएट करती है, वापस छोड़ती है हीट को, तो इसके लिए ये जो CO2 गैस है, ये एक ओपैक रीजन, एक रुकावट का काम करती है। ये अर्थ से जो रेडिएट होने वाली गैसेज हैं, जो हीट है, उसको ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है रात में, और आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। तो इस वजह से CO2 गैस इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रोसेस को जो एक हाउस, मतलब एक चादर होने की वजह से, एक चादर होने की वजह से CO2 का जो अर्थ हीट रेडिएट कर रही है, उस हीट को रोक लिया जाता है CO2 गैस के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, कि ये जो अर्थ प्लानेट है, इसके चारों तरफ जो ये CO2 का आवरण है, ये इसके हीट को रोकता है, तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ओके, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत समस्याएं होती। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो CO2 के द्वारा क्रिएट किया था, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉब्लम कब होती है, जब ये इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं। अब देखिए, जब ये मान लीजिए कि अभी तो नॉर्मली ह्यूमन और एनिमल के द्वारा CO2 गैस का एमिशन किया जा रहा था, लेकिन अब मान लीजिए ऐसा होगा कि जो बाकी अदर मीन्स है जिनकी वजह से CO2 गैस का एमिशन किया जाता है, अगर वो बढ़ जाते हैं, ढेर सारे अलग अलग तरीके आ गए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जो अलग अलग व्हीकल्स हैं उनकी वजह से CO2 एमिशन हो रहा है, अलग अलग फैक्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रीज काम करी, उसकी वजह से CO2 निकल रहा है। तो कई सारी चीज़ों को जब CO2 अलग से निकलने लगता है, तो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब ऐसा होगा तो जो हीट यहाँ से भेजी जा रही है अर्थ से, ये लगातार एब्जॉर्ब होती रहेगी, लगातार उसको रोकता रहेगा एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और जब ऐसा होगा तो इसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। जब लगातार अर्थ का पूरा टेम्परेचर बढ़ने लगे तो इसे कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब ग्लोब क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे पृथ्वी पर कई कई जगहों पे ढेर सारे ग्लेशियर्स हैं, वो ग्लेशियर्स क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो कहाँ जाएंगे, समुद्र में ही जाएंगे। समुद्र में कई सारे आइलैंड्स हैं, कई सारे द्वीप हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र में जो वाटर लेवल है वो ऊपर उठेगा। जब वाटर लेवल ऊपर उठेगा तो कई सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे। ओके, वर्षा के पैटर्न में भी बहुत सारी चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से कई सारे इलाकों में बाढ़ आएगी, कई सारे इलाकों में सूखा पड़ेगा। तो ये सब रिपरकशंस हैं, परिणाम है ग्लोबल वार्मिंग के। तो आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आइए ये जो लिखा हुआ ना, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहा जा रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। जो अर्थ से हीट को रेडिएट किया जाता है वापस, उसको रोकने की वजह से, रोक करके ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। ओके, दैट्स गुड। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। अब चूंकि ये गैस
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इन गैस को कह देते हैं ग्रीन हाउस गैस। ओके, एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव। अगर ये गैसेस नहीं रहती, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहता, तो हमारा अर्थ बहुत ही ठंडा रहता, हम इस पर रह नहीं पाते। हाउएवर, जबकि व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन जब इसका मात्रा, जो इसका अमाउंट है, वो एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगता है ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम्स, तो ये जो हीट है ना, ये टेम्परेचर बढ़ा देता है अर्थ का। ओके, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और यही ग्लोबल वार्मिंग, दिस राइज इन द टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। जो हमारे अर्थ के कोल्डेस्ट पार्ट में जो स्नो, जो बर्फ उपस्थित है, उनको ये गला देता है, मेल्ट कर देता है। एज द रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, और इसकी वजह से क्या होता है, जो समुद्र तल है वो ऊपर उठ जाता है, काउजिंग द फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। कई सारे कोस्टल तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑफ लीडिंग एक्सटिंक्शन ऑफ द सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। और कई सारे जीव, कई सारे प्लांट्स, इनकी एक तरह से कह सकते हैं कि ये खत्म हो सकते हैं, ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, मतलब ये गायब हो सकते हैं, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ओके, तो ये हमने समझा CO2 के बारे में, और अच्छे तरीके से समझा। आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आप देख लें, समझ लें अच्छे तरीके से। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन एयर इज हीटेड, जब हम हवा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, हवा क्या होती है, मान लीजिए गर्म कर रहे हैं तो हवा एक्सपैंड करती है, फैलती है। ओके, और जब कोई चीज़ फैलेगी तो वो चीज़ हल्की होगी, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, उस हिसाब से चीज़ हल्की होगी। जब हल्की होगी तो ये ऊपर जाएगी। ओके, जब हल्की होगी तो ऊपर जाएगी। हमने कहा एयर को जब हम हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड करती है, फैलती है, और फैलने की वजह से ये क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से ये ऊपर उठने की टेंडेंसी इसके अंदर आएगी। ओके, कोल्ड एयर इज डेंसर, जो ठंडी वाली एयर होती है वो क्या होती है, वो डेंसर, मतलब कि वो ज़्यादा घनत्व वाली होती है, वो ज़्यादा कम फैली हुई होती है। ओके, एंड हैवी, और भारी होती है, कम फैली हुई रहेगी तो भारी रहेगी। दैट्स वाई इट इज टेंड्स टू सिंक डाउन। अब जो चीज़ कम जगहों में है, ज़्यादा मात्रा को आप कम जगह में रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डेंस होगी और भारी भी होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, उसके अंदर नीचे आने की टेंडेंसी होगी। ओके, तो वो नीचे आएगी। ठंडी एयर क्या होती है, नीचे आती है, गर्म एयर ऊपर जाती है। बस इतना ही समझना है कि गर्म एयर ऊपर जाती है, ठंडी एयर नीचे आती है। ओके, व्हेन हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज rushes there to fill in the gap, that is how air circulation takes place। अब एयर सर्कुलेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि ये प्लेस है जहाँ पे एयर क्या है, गर्म है, तो गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, और ये प्लेस है जहाँ पर एयर क्या ठंडी है, तो ठंडी होगी तो नीचे आएगी। ओके, अब जब यहाँ से एयर ऊपर उठेगा तो आप बताइए कि यहाँ पर, सॉरी, ओहो, फिर से कर लेते हैं। यहाँ पर एयर ऊपर उठ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पर एयर गर्म है इसलिए प्रेशर कम है, और यहाँ पर एयर नीचे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, एयर ठंडी है। ओके, जब ऐसा होगा तो अब यहाँ पे खाली हो जाएगा, जब ये एयर यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी ना। तो जब ये जगह खाली होगी तो यहाँ से जो ठंडी एयर है ये इधर से इधर आएगी, क्योंकि जो ठंडी एयर होती हैं वो गर्म की तरफ जाने का उनके अंदर टेंडेंसी होता है, तो ये फिर यहाँ से इधर आएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि जब यहाँ पे आएंगी और मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर ये भी गर्म होना शुरू हो जाएंगी। गर्म होंगी तो फिर क्या होंगी, फिर ये भी ऊपर उठेंगी, और जब ये ऊपर उठेंगी तो ऊपर उठने के बाद एटमॉस्फेयर में जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। तो मान लीजिए ये ऊपर आने पर टेम्परेचर आपका घटा तो फिर ये ठंडी हो गई, फिर ठंडी हो जाएंगे तो फिर नीचे बैठने के इनके अंदर टेंडेंसी आएगी। तो इसी प्रकार से ये नीचे बैठेंगी, फिर यहाँ पर आएंगी, फिर देखेंगे कि इधर जगह खाली है, इसकी तरफ फिर भागेंगी, और यहाँ पे फिर गर्म की वजह से फिर यहाँ ऊपर उठना शुरू होंगी, और फिर ऊपर जाकर ठंडी होंगी, फिर नीचे बैठेंगी। तो यही एयर सर्कुलेशन है, सिंपल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की संरचना की बात करते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, किस प्रकार से, किन किन लेयर से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस चित्र को आप ध्यान से पहले देख लें, बिल्कुल नीचे से देखिए, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें कुछ बहुत खास तो नहीं दिया है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें दी गई हैं, और इसको पहले आज हम एब्जॉर्व कर लेंगे, उसके बाद आने वाली क्लासेस में हम इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो ये देख लीजिए, ये हमारी लेयर ऑफ द अर्थ है। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर से करते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है।
दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जीवन यहीं पे संभव है, इसी की वजह से संभव है। और ये इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। हालांकि आप देखेंगे जो इक्वेटर है वहाँ पे लगभग 18 किलोमीटर तक जाता है, और जो पोल्स है वहाँ पे 8 to 10 किलोमीटर तक जाता है। वो चीज़ें भी हम देख लेंगे आगे। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, जो हम सांस लेते हैं जिस हवा को, वो हवा यहीं पे मिलती है। सारे वेदर वाले जो फेनामेना होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, सब यहीं पे होता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है। और ये सबसे नीचे आपकी देखिए ये लेयर है, ये है ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। माउंट एवरेस्ट यहीं पर देखिए दिखाई दे रहा है आपको। और इसका जो ये एवरेज जो हाइट है ना वो 13 किलोमीटर है। हालांकि जो ये इक्वेटर के पास में 18 किलोमीटर है और पोल्स के पास में 8 किलोमीटर के आसपास है, तो टोटल एवरेज मिल जाता है हमें 13 किलोमीटर। ओके, और इसके बाद आता है जो आपका आ गया स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैला है लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ओके, 50 किलोमीटर तक ऊंचाई पर फैला है। और इसमें जो ओजोन लेयर होती है, जो कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो पैराबैग्निक किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस का लेयर है, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में मिलता है। यहाँ पर वायुयान उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बादल नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल साफ आकाश मिलता है, तो मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती। तो जिस वजह से ये बहुत ही आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है वायुयानों को उड़ान भरने के लिए। ओके, इसके बाद आपका आता है मेसोस्फीयर आता है, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर तक जाती है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एटमॉस्फेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर लाई करता है। और जो मीटियोराइट्स आते हैं ना, जो बाहर से जो मीटियोर्स आते हैं आपके वायुमंडल स्पेस से, तो यहाँ तक आते आते उनको मीटियोराइट्स बोलते हैं, जो कि यहीं पर बर्न होते हैं। इसी वाले मेसोस्फीयर में ही आकर के वो जल के खत्म हो जाते हैं। और जो बच जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं धरती पर, लेकिन नहीं बचते हैं तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। ओके, और ये हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं जो आपका तीसरा लेयर है, चौथा लेयर है, जिसे हम कहते हैं थर्मोस्फीयर। इसे हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। यहीं पर रेडियो एक्टिविटी होती है, मतलब जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण होता है, वो सारे सैटेलाइट यहीं से रेडिएशन वापस जाता है, मतलब रेडियो वेव्स यहीं से लौट कर जाती हैं। यहाँ पे ढेर सारे आयंस होते हैं, इसलिए टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, लगातार आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। इसके बाद आपका आता है एक्सोस्फीयर, जो कि बहिर्मंडल है। और इसके बाद आपका स्पेस आ जाता है। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, बस आप ये जान लें कौन कौन से लेयर है, कितने हाइट पर है। तो ये हमने देख लिया। अब आइए बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं, मौसम और जलवायु की बात करते हैं। ओके, मौसम और जलवायु में पहले अंतर समझ लेते हैं। देखिए, मौसम क्या है, वेदर क्या है, आवर टू आवर, डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मतलब थोड़े थोड़े क्षण में जो चेंजेस होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं वेदर। और एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो कहलाता है क्लाइमेट। जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हम बहुत लंबे समय का एवरेज वेदर कंडीशन निकालते हैं तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेट है ये। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। ओके, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर किसे कहते हैं। देखिए, टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है, एंड कोल्डनेस, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, इस बात को जानना ही टेम्परेचर है। तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। और इसके साथ साथ आप ये भी जान जाए कि एटमॉस्फेयर क्या है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर वी फील एवरी डे, जो टेम्परेचर हम हर दिन फील करते हैं ना, ये टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। जैसे आप कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, तो वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। ओके, वो टेम्परेचर नहीं है। अब बात करते हैं इंसुलेशन की। इंसुलेशन मतलब सूर्यताप, जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उनकी बात करते हैं। द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाई अर्थ, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं जिनको कि अर्थ के द्वारा पकड़ा जाता है, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे कहते हैं इंसुलेशन। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ इंसुलेशन ज़्यादा पहुँचेगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ कम पहुँचेगा वहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ही है टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे थर्मोमीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गेज क्या करता है, ये रेनफॉल, कितना रेनफॉल किसी इलाके में हुआ उसको मेजर करता है। और जो विंड वेन होता है, ये डायरेक्शन दिखाता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का। एक छोटी सी बात आप ध्यान रखें,
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। जो हम स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का वो है डिग्री सेल्सियस। इसका इन्वेंशन किया था एंडर सेल्सियस ने। और ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि जो हमारा जल होता है, जो पानी होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये दो चीज़ आपको पहले से पता है, बहुत ही छोटी सी बेसिक बातें हैं। अब बात करते हैं एयर प्रेशर की। तो एयर प्रेशर क्या है, देखिए, एयर प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है उसके सरफेस पर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर्स है ना, उनके द्वारा उनका जो वेट है, वही वेट ही क्या कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। ओके, आपके ऊपर भी लगातार ढेर सारी एयर्स का वेट है, ओके, जिसकी वजह से वो आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे, अगर मून पे जाएंगे तो मून पे आपको ये फील नहीं होगा, क्योंकि मून पे जो है वायुमंडल ही नहीं है, तो वहाँ पे एयर है ही नहीं एटमॉस्फेयर में। जब एयर ही नहीं रहेंगे एटमॉस्फेयर में तो प्रेशर कहाँ से बनेगा। ओके, तो ये चीज़ हम वहाँ पे देख पाते हैं। एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एयर प्रेशर क्या होता है, नीचे जाता है, मतलब एयर प्रेशर कम होता है। ओके, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर होती हैं वो ऊपर जाते जाते कम होने लगती हैं। ज़्यादातर एयर जो होती हैं आपकी ट्रोपोस्फीयर में ही मिलती हैं, क्षोभ मंडल में मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जो एयर की मात्रा वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि वेट ही कम हो रहा है एयर का। ओके, ये तो सिंपल सी बात थी। अब आइए बात करते हैं लो प्रेशर और हाई प्रेशर। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो द एयर प्रेशर इज़ द हाईएस्ट एट सी लेवल। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सी लेवल से, वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। अब बात करते हैं लो प्रेशर क्या है और हाई प्रेशर क्या है। देखिए, हाई प्रेशर जो लो प्रेशर होता है वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर जो स्काई होता है वो क्लाउडी स्काई होता है, वेट वेदर होता है। मतलब हमने आपसे कहा कुछ देर पहले हमने बात की थी कि जो लो प्रेशर होता है कैसे बनता है। कहीं पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो एयर मौजूद रहेगी वो एयर क्या होगी, गर्म होगी, तो वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी तो हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, और जब ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर तो खत्म हो गया ना। तो जहाँ पर भी लो प्रेशर रहेगा वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई होगा। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो एयर ऊपर उठेगी तो ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, ढेर सारे वहाँ पे क्लाउड बनाएंगे वो, तो क्लाउडी स्काई भी मिलेगा आपको, और वहाँ पे वेट वेदर भी मिलेगा, बारिश वगैरह भी होती रहेगी। लेकिन जब प्रेशर जहाँ पे हाई रहेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा अर्थ का, वहाँ पे लो होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एयर होगी वो नीचे बैठेगी, क्योंकि वो ठंडी होगी, तो लो टेम्परेचर होगा। और जब सारी एयर नीचे बैठ जाएगी, ऊपर कोई एयर जाएगी नहीं, तो क्लाउड बनेंगे ही नहीं। क्लाउड बनेंगे नहीं तो स्काई क्या होगा, क्लियर स्काई होगा और सनी स्काई होगा, कोल्ड एयर रहेगी वहाँ पे। तो ये चीज़ें तो हम कॉन्सेप्ट से ही समझ सकते हैं। देखिए, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। इस बात को भी आप जानते रहे, हमने इसके पहले जस्ट अभी पढ़ा है कि जब ठंडी एयर जो होती है, एयर सर्कुलेशन वाले में देख रहे थे हम, ठंडी एयर क्या करती है, गर्म एयर जहाँ पर प्रेशर कम है वहाँ पर जाती है, और फिर वहाँ पर गर्म होकर ऊपर उड़ती है, फिर ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है। तो ये एयर का क्या टेंडेंसी होता है कि हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ओके, मून की बात करते हैं तो ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। वहाँ पे एयर है ही नहीं, तो इसलिए कोई एयर प्रेशर भी नहीं है। विंड की बात करते हैं, देखिए, तो विंड क्या हो गया, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जहाँ पर प्रेशर हाई है वहाँ से जहाँ पर प्रेशर कम है उसकी तरफ जो मूवमेंट होता है एयर का, उसे हम कहते हैं विंड। ओके, तो आपको हवा कैसे लगती है, जैसे मान लो कहते हैं अरे क्या हवा चल रही है, तो आपको हवा इसलिए लगती है क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। गर्मी होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर बहुत ही कम होता है। इस वजह से हवा जो अगल बगल के एरिया होते हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से हवा चल के आपकी तरफ आती है, तो आप कह रहे हैं वाह क्या हवा चल रही है, क्योंकि आपके पास ठंडी हवाएँ आती हैं और आप रहते हैं किसी गर्म प्लेस पे। ओके, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जिस डायरेक्शन से एयर आती है उसी डायरेक्शन के नाम पर एयर का नाम रखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एयर जो है वो पश्चिम से आ रही है तो उसे हम कहेंगे ये वेस्टर्ली है, ओके, पश्चिमी हवा है। अगर वो पूर्व से आ रही है तो उसे कहेंगे ईस्टर्ली है, पूर्वी हवा है। तो जिस डायरेक्शन से एयर आएगी उसी डायरेक्शन के आधार पर उसका नाम रखते हैं। ओके, विंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में विंड को डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप हैं, परमानेंट विंड, अस्थायी पौने, सीजनल विंड मौसमी पौने, लोकल विंड्स स्थानीय पौने। अब आइए इसको हम देख लेते हैं बारी बारी से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो परमानेंट विंड्स क्या होती है, जो कि पूरे साल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती रहती हैं और पूरे साल मूव करेंगी ये।
जैसे कि पछुआ पवनें हो गई, जिसे हम वेस्टर्लीज बोलते हैं, ये पूरे साल पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती रहती हैं। ये सब चीज़ें हम आगे अभी बहुत पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। अभी आप पहले छोटे छोटे टर्म से वाकिफ़ हो जाएँ कि क्या चीज़ें हैं। ओके, सीजनल विंड्स की बात करें, मौसमी घटने पवनों की बात करें, जैसा कि नाम से इनके क्लियर है कि ये सीजनल हैं, मतलब एक पर्टिकुलर समय में ही आती हैं फिर चली जाती हैं। तो ये दे चेंजेस दियर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। लोकल विंड्स की बात करें तो ये किसी लोकल जगह पर ही उपस्थित होंगी। ब्लो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम इन ए स्मॉल एरिया, बहुत छोटे जगह पर ये किसी पर्टिकुलर टाइम में ये ब्लो करती हैं, तो ये लोकल विंड्स कहलाती हैं। ओके, इसके एग्जांपल में देखिए, जो हमारे यहाँ लू चलती है तो गर्मी के मौसम में लू चलता है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर प्लेस पे हमारे यहाँ ही चलता है। मानसून पवनों की बात करें तो ये देखिए डायरेक्शन का चेंज होता रहता है समय के साथ साथ, ये हमने देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये फिगर को ध्यान से देख लें, इसमें देखिए टेम्परेचर के आधार पर चीज़ों को रखा गया है। अब देखिए, अब आपका जो इक्वेटोरियल वाला रीजन है, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो इंसुलेशन है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो एयर होगा वो गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा, ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, जिसे हम डोल टर्म्स भी बोलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल शांत रहता है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं बहुत ही कम होती हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ के आसपास आपको ट्रॉपिकल हाई प्रेशर मिलेगा। हाई प्रेशर क्यों मिलेगा, क्योंकि देखिए अब जो एयर यहाँ इक्वेटोरियल से ऊपर उठेगी लो प्रेशर की वजह से, जब ये ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने के बाद ये ठंडी होगी, ठंडी होने की वजह से ये क्या होगा, नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा कंपेरेटिवली। ओके, इसी प्रकार से जब आप देखेंगे पोल के पास क्योंकि ठंडा बहुत पड़ता है, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँचती हैं, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। लेकिन अब देखेंगे आप यहाँ पे जो ये सब 60 डिग्री नॉर्थ वाला जो एरिया है, यहाँ पे सब पोलर लोअर प्रेशर बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा इसके कंपेरिजन में गर्मी होती ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर भी कम होता है, यहाँ पे एयर ऊपर उठती है। और फिर ये एयर जो ऊपर उठती है यहाँ पर भी बैठती है, इस साइड भी बैठती है, और यहाँ से भी एयर उठ करके इस साइड बैठती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। यही फिनोमेना नीचे साउथ में भी होता है। ओके, तो ये अभी चित्र में कुछ ज़्यादा दिया नहीं समझने के लिए, आने वाले चैप्टर्स में हम अच्छे तरीके से इस चित्र को समझेंगे। प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षण की बात करें तो वर्षण क्या है, ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, आपका जो वायुमंडल में जो उमस जिसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ये क्या होता है, देखिए मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर एट एनी टाइम, किसी भी समय एयर में जो मॉइस्चर उपस्थित होता है उस उपस्थित मॉइस्चर को कहते हैं ह्यूमिडिटी। कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा आज ह्यूमिड डे है, आज बहुत ही ज़्यादा गर्म, मतलब अलग ही प्रकार का उमस हो रहा है। When air is full of water vapor, we call it a humid day. जब एयर में पूरी तरीके से वाटर वेपर उपस्थित होता है, जल के कण उपस्थित होते हैं, तो इसे हम कहते हैं आज बहुत ही ह्यूमिड डे है, उमस वाला मौसम है। ओके, कपड़े जल्दी सूखते नहीं आपके ह्यूमिड डे में, क्योंकि जो वायु होती है उसमें ऑलरेडी जल होता है, तो आपके कपड़ों का जल कैसे सुखाएगा, उसमें तो ड्राई एयर होता ही नहीं है। तो इस वजह से ह्यूमिड डे पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपका बॉडी चिपचिपा महसूस करेगा, क्योंकि जो एयर है वो खुद अपने अंदर मॉइस्चर लिए हुए, तो आपके बॉडी को वो सुखा तो पाएगा नहीं, बल्कि उल्टा ही और चिपचिपा महसूस होगा आपके बॉडी पे। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे एयर गर्म होता है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। जैसे जैसे एयर को गर्म करेंगे तो इसमें ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर को कंजर्व करने की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। ओके, क्लाउड्स की बात करें, क्लाउड्स बादल कैसे बनते हैं, देखिए जब वाटर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाटर वेपर होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वाटर वेपर राइजेस, क्योंकि हल्का होता है तो ऊपर उठता है। ये जब ऊपर उठेगा तो ऊपर जाने के बाद पता है आपको कि टेम्परेचर कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये स्टार्ट कूलिंग ड्यू टू द हाइट। ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा फिर ठंडा होने लगेगा, ठंडा होगा तो कंडेंस होगा। ओके, कंडेंस मतलब संघनित होगा। संघनित मतलब कि जब ये ऊपर उठेगा तो ठंडा होने की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ करके ये बिल्कुल संघनित होंगे, कंडेंस होंगे। ओके, फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, और इस प्रकार से ये वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब जल की बूंदों का निर्माण करेंगे। और सच मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर कार क्लाउड्स। अब जब इस प्रकार के ढेर सारे जल की बूंदें एक साथ मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं ये क्या है, बादल हैं, क्लाउड्स हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे ही क्लाउड्स बनते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट कोई बात नहीं, काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जिसको हमें कवर करना जरूरी है। When these water droplets become too heavy to float in air, then they come down as precipitation.
जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये बहुत ही हैवी हो जाते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि अब ये एटमॉस्फेयर में रुक नहीं सकते हैं, अब ये वहाँ पर वायुमंडल में रुक नहीं पाएंगे, तो ये फिर नीचे गिरते हैं। तो जो नीचे गिरते हैं तो इसे ही कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी इसको हम कहते हैं वर्षण कहते हैं। ओके, लेकिन जब ये प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में होता है, जब केवल पानी गिरता है तो इसे हम कहते हैं रेन, वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा। ओके, ध्यान रखेंगे जो भी चीज़ें एटमॉस्फेयर से नीचे धरती पर आती है उसे हम कहते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। लेकिन अगर वो जल के रूप में तभी उसको हम वर्षा कहेंगे। ओके, अदरवाइज उसके अलग अलग नाम है। कौन कौन से नाम है उसको हम देख लेते हैं। अदर फॉर्म्स क्या है? स्नो। अगर वो बर्फ के रूप में आता है तो कहेंगे हम स्नोफॉल हो रहा है। अगर वो बर्फ के साथ वर्षा भी हुई तो उसे कहेंगे हम स्लीट हो रहा है। केवल बर्फ आ रहा है, ओला गिर रहा है तो उसे कहेंगे हेल स्टॉर्म है। ओके, तो ये चीज़ें अलग अलग फॉर्म में होती है, प्रेसिपिटेशन की ये टाइप हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स देख लेते हैं और इसके बाद हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रेनफॉल में कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, साइक्लोनिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल और रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल। समझ लेते हैं कैसे होते हैं। देखिए, साइक्लोनिक वाले में क्या हमने बताया कि जो ठंडी एयर है वो गर्म एयर की तरफ जाती है। जहाँ पर ठंडी एयर में प्रेशर हाई है तो वो लो प्रेशर की तरफ जाएगी, क्योंकि जो गर्म एयर है वहाँ पे प्रेशर कम है। तो जब ये लो प्रेशर की तरफ आती है तो यहाँ पे गर्म होकर के फिर ऊपर उठती है और फिर कंडेंस होती है, यहाँ पे वर्षा करती है, वहाँ यहाँ से वर्षा करना शुरू कर देती है। चलिए एक बार फिर समझते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कि ये ठंडी एयर है, ठीक है ना, यहाँ पर ठंडी एयर है जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, और यहाँ पे गर्म एयर है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर लो होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जो हाई प्रेशर इधर से एयर आएगी लो प्रेशर की तरफ। अब जब यहाँ पे एयर आएगी तो यहाँ पे गर्म होने लगेगी, गर्म होगी तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो कम होगा, तो ये ऊपर उठेगी तो फिर ऊपर जब एटमॉस्फेयर में जाएगी तो ये ठंडी होगी तो धीरे धीरे कंडेंस होगी और एक समय ऐसा आएगा लगातार कंडेंस होने से कि यहाँ पर जो उपस्थित वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और ये इतने भारी हो जाएंगे कि अब वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, तो ये नीचे गिरेंगे तो वर्षा करेंगे। इसी को कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ओके, अब दूसरा आता था कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, एयर गर्म होगा, ऊपर उठेगा, फिर ठंडा होगा, कंडेंस होगा, क्लाउड्स का वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण होगा, फिर ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स मिल करके क्लाउड्स का निर्माण करेंगे और फिर वो क्लाउड्स क्या होंगे, जब ज़्यादा भारी हो जाएंगे तो नीचे वर्षा के रूप में आ जाएंगे। ये हो गया डायरेक्ट आपका कन्वेंशनल रेनफॉल। फिर देखिए रिलीफ वाला हो गया, तो यहाँ मान लीजिए कि एयर कहीं से आ रही है और आकर पहाड़ से टकराएगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी तो फिर वही प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। ऊपर उठने के बाद ये फिर कंडेंस होंगे, ज़्यादा मात्रा में वाटर ड्रॉपलेट बनेंगी और फिर ये नीचे आ जाएंगे जब ये भारी हो जाएंगे। तो सिंपल ये रेनफॉल का टाइप हो गया। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये हमने कवर कर लिया। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कई सारे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे जिसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।